नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम स्वास्थ्य के आध्यात्मिक डायमेंशन को देखते हैं, स्पिरिचुअल तरीके से, कॉन्शसनेस, मेडिटेशन, एनर्जी के अप्रोच से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैं डॉक्टर संजन, एमबीबीएस डॉक्टर एंड एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर, आपको हमारी आध्यात्मिक एनाटॉमी, स्पिरिचुअल एनाटॉमी को समझते हुए खुद पर कैसे काम किया जाए उसके बारे में आपको बताता हूं। आज हमारा टॉपिक है एक श्वास लेने की समस्या, जिसको मेडिकल में कहते हैं अस्थमा, और ऐसा कहा जाता है कि इसका इलाज उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये आपको क्योर नहीं हो सकता। आपको लाइफ टाइम उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ब्रोंकोडायलेटर है, उसका पंप है, मोंटेलुकास टैबलेट है, इत्यादि वगैरह लेनी पड़ेगी। ऊर्जा विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में ऐसा नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमारे भीतर गड़बड़ी क्या हुई है और उस नॉर्मलसी को कैसे हम रिस्टोर करें, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, जो अध्यात्म में हम सुनते और मानते हैं, और साधना, ध्यान साधना के माध्यम से हम जानते भी हैं कि जो हम दिखते हैं, यानी कि जो शरीर दिखता है, हम सिर्फ वो शरीर नहीं है। शरीर के अलावा, शरीर से हटकर, शरीर की गहराई में, शरीर को बनाने वाला, शरीर को संभालने वाला, शरीर से सूक्ष्म ऊर्जा है, मन है, चेतना है, एनर्जी, माइंड एंड कॉन्शसनेस। तो इसको हम तैत्तिरीय उपनिषद में समझते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है हमारी जो आध्यात्मिक बनावट है वो 5 लेवल पे है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका अस्थमा या कोई भी बीमारी हो वो क्योर हो सकता है। बीमारी अन्नमय कोश में है, लेकिन इस अन्नमय कोश को संभालने वाला है प्राणमय कोश। अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ें तो हमें यह बात पता चलेगी। बेसिस ऑफ फिजिकल बॉडी इज एनर्जी बॉडी। जैसे हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बह रही है, वैसा ही हमारा स्वास्थ्य है। अगर प्राण ऊर्जा को अगर आप रेगुलेट करना जानते हैं तो फिजिकल बॉडी हेल्दी हो सकती है। इस प्राण ऊर्जा पर हमें काम करना सीखना है। और प्राण ऊर्जा के अलावा प्राणमय कोश के पीछे है मनोमय कोश, हमारा मन, चेतन मन और अवचेतन मन। अपने इस मनोमय कोश को संभालना, अपने मन को संतुलित करना, सकारात्मक बनाना सीखना है। तो प्राण पे काम करना और मन पे काम करना अगर हमें आता है तो हम अपने आप को हर बीमारी में ठीक कर सकते हैं। तो हमें शांत होना है, शून्य होना है और समझना है कि हम अपने प्राण पर और अपने मन पर कैसे काम करें। मुश्किल बात ये बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने थोड़ा कम सुना है, इसलिए हमें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में ले चलता हूं। हम अनुभव के तल पर समझें कि हमारा अन्नमय कोश शिथिल जब होता है और हम सांसों को जो हम महसूस करते हैं, तो बेसिकली हम सांसों के प्राण को महसूस करें।
जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास क्यों ले रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं ले रहे। ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन के माध्यम से, ऑक्सीजन के साथ जो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आती है, ये प्राण ऊर्जा सब तरफ व्याप्त है। प्रकृति के पास ये प्राण ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए हम प्रकृति में जाते हैं। जब भी हम नेचर में जाएं, गार्डन में जाएं, पार्क में जाएं, हरियाली में जाएं, हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पर प्राण ऊर्जा अधिक भरपूर मात्रा में है। तो जो श्वास पर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो श्वास पर ध्यान लगाने के साथ साथ श्वास के भीतर जो प्राण ऊर्जा है उस पर ध्यान लगाना सीखना है। बारीक बातें हैं, आपको थोड़ा अपने जीवन में होश बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये बात होगी कि जो श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो उसके स्थूल स्वरूप पर ध्यान लगाना ज्यादा इजी है। सांस आगे और पीछे हो रही है, पेट हिल रहा है, छाती हिल रही है, या नाक में श्वास के आने और जाने का सेंसेशन फील होता है, ये स्थूल स्वरूप पर ध्यान लगाना इज फाइन, ओके। लेकिन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है अगर आप जो श्वास का जो सूक्ष्म रूप है, प्राण स्वरूप है, उस पर ध्यान लगाना सीख जाएं। तो ये कैसे होगा? उसका बस जैसे जैसे आपकी सजगता गहरी होती जाएगी, आपको सूक्ष्म स्वरूप जो है, सूक्ष्म प्राण जो है, प्राण ही अपने आप में सूक्ष्म तल पर है, सूक्ष्म प्राण कोई अलग प्राण नहीं बात हो रही है, प्राण जो सूक्ष्म तल पर है वो आपको पता चलने लग जाएगा। तो हमें ये सीखना है, अपनी सजगता को, जो हम ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान को मैकेनिकल ढंग से आप ना समझें, ना देखें। आपको अवेयरनेस, अलर्टनेस बढ़ानी है। ध्यान हम रोज साध रहे हैं, अपना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अब तो ध्यान करना आ ही गया जी, अब तो मैं ध्यान कर रही हूं। जो ध्यान में आप बैठ रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप अलर्ट रहें। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? जो श्वास में जो सूक्ष्म बात है, जो प्राण है, उसको फील करना सीखना है। तो कभी ना कभी आपको ध्यान में इसका अनुभव हो जाएगा कि आप ध्यान के दौरान या ध्यान के अंत में आपको अपने भीतर ज्यादा एनर्जी फील होती है। आपको लगता है मेरी भीतर एनर्जी बढ़ गई, प्राण ऊर्जा बढ़ गई। तो वो प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ गई, वो फील करना सीखना है। कब बढ़ी, किस मोमेंट में बढ़ी, और वो एनर्जी हमारे शरीर में कैसे आई। तो हमारे शरीर में वो आती है सांसों के माध्यम से, और हमारे सिर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मरंध्र, जहां पर चोटी रखते हैं ब्राह्मण पंडित, या छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो वहां वो हिस्सा जहां पर आप हड्डी जुड़ी हुई नहीं होती, और अगर आप वहां पे फिंगर रखें तो आपको पल्सेशन फील हो सकता है। तो ये ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे भीतर आती है, सांसों से ऊर्जा हमारे भीतर आती है। तो उस ऊर्जा को फील करना हमें सीखना है। जब शांत होंगे, सहज रहेंगे, सजग बनेंगे, तो फील होना शुरू होगा। अपने ध्यान में आप ये प्रार्थना रखें डिवाइन कॉन्शसनेस से, डिवाइन पावर से, कि मैं प्राण ऊर्जा को महसूस करना सीखूं। पहले तो 2 तरह के प्राण आते हैं, प्राण और अपान, और बाद में वो 5 तरह के हैं, समान, व्यान, उदान। अभी आप उतने डिटेल के बारे में मत सोचिए, बस मुझे ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को महसूस करना सीखना है, यह भाव रखते हुए आप ध्यान में उतरा करें। तो हमारा ध्यान हर दिन गहरा और गहरा
और गहरा होता जाएगा। तो हम थोड़ा सा ध्यान में चलते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिला लें, फिंगर टू फिंगर क्रॉस करते हैं हम नॉर्मली। आज अस्थमा के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको एक अस्थमा मुद्रा बताता हूं। अपने मिडिल फिंगर को फोल्ड करके आपको ऐसे जोड़ लेना है। सुजोक एक्यूप्रेशर का एक छोटा सा ब्रांच है सुजोक, जिसका मतलब होता है हथेली और तलवे। ये कोरिया भाषा का शब्द है। सु मतलब होता है हथेली और जोक मतलब होता है तलवा, सोल ऑफ द फीट। सुजोक में हथेली का और तलवे का उपयोग करते हैं। सुजोक में ऐसा सिद्धांत है कि हमारा जो फिंगर है वो हमारी पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है। हर एक फिंगर, जो आगे गोरा हिस्सा है वो हमारे आगे का सॉफ्ट पार्ट, पेट सॉफ्ट होता है, फेस सॉफ्ट होता है, और पीछे पीठ हमारी हार्ड होती है। तो ये फिंगर के पीछे का बैक पोर्शन है और आगे जो है हमारी बॉडी का फ्रंट पोर्शन है। तो जब हम मिडिल फिंगर को फोल्ड करें और आपस में से टच करें, तो आप टच दो ढंग से कर सकते हैं। एक कि आपके नेल के बाद का जो ये ज्वाइंट है वो ज्वाइंट टच में हो, तो ये पूरी बॉडी का है फिंगर और ये बैक का हिस्सा है, तो ये ज्वाइंट जो है ये हमारा नेक एरिया हो गया, नेक ज्वाइंट। तो जब हमने मिडिल फिंगर को टच किया और जब हमने फिंगर टू फिंगर नेल के पास टच किया है, तब ये नेक का एरिया हुआ। और अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा नजदीक ले आए, ऐसे रख ले, तो ये बैक का पोर्शन हो गया, हमारे पीछे बैक, पीठ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप दोनों हाथों को आपस में ऐसे मिला लें और इसको आराम से गोद में रख लें। तो ये अस्थमा मुद्रा है, ब्रोंकियल मुद्रा। इससे हमारे लंग में प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस मुद्रा को सुबह शाम 15 से 20 मिनट करना चाहिए जो अस्थमा के मरीज हैं उनको। नॉर्मल लोग भी अगर आप चाहते हैं लंग में ऊर्जा बढ़े तो आप 5-10 मिनट आराम से कर सकते हैं। दोनों हाथों को मिला के रखते हुए आप गोद में हाथों को रख लें और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद दिव्य शक्ति से एक प्रार्थना करें। मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं, मैं गहरे ध्यान में उतरूं और मेरा अस्थमा, या अगर अस्थमा के अलावा कोई दूसरी श्वास की तकलीफ है आपको, तो मेरा लंग हेल्दी हो जाए, मैं हील हो जाऊं। ओ डिवाइन, हे दिव्य शक्तियां, दिव्य चेतना, मेरा ध्यान इतना गहरा हो कि मेरे लंग की प्राण ऊर्जा बढ़ जाए। एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए हम आराम से बैठ जाएं। हाथों में हाथ, हाथ अस्थमा मुद्रा में, मिडिल फिंगर फोल्ड किया हुआ और आपस में मिले हुए, और आंखों को बंद करके हम पूरे शरीर को सहज बनाएं। रिलैक्स। अपने आंखों को बंद रखते हुए अपने कंधे को रिलैक्स करें, अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, अपने अपर आर्म को रिलैक्स करें, अपने दोनों हाथों को शिथिल छोड़ दें, पैरों को शिथिल छोड़ दें। पूरा शरीर सहज हो और हम अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, उससे हम फील करें।
पूरा शरीर सहज है, शिथिल है, और सांसों पर ध्यान। हर एक श्वास पर ध्यान। सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, फील करें और विश्राम करें, आराम करें। हर एक श्वास पर ध्यान। सांसों को बारीकी से महसूस करते जाएं। सारा फोकस, सारा ध्यान, सारा अटेंशन आपकी स्वयं की सांसों पर हो। इधर उधर की आवाज, इधर उधर के ख्याल को इग्नोर करना है और स्वयं में डूबते जाना है। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। मन शांत होते हुए जब जब शून्य हो जाता है तो हमारे सिर में दिव्य ऊर्जा उतरती है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी। होश, ध्यान, सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान देने का हमारा पर्पस है हमारा मन शून्य हो जाए। और जब मन शून्य हो जाता है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है। हमें ऊर्जा चाहिए हीलिंग के लिए। हर तरह की हीलिंग के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। अस्थमा को हील करना हो या किसी भी डिजीज को हील करना हो, ऊर्जा हमें चाहिए। और ऊर्जा आएगी जब हम शून्य में जाएंगे। शून्य में जाने के लिए सांसों पर ध्यान लगाना जरूरी है। छोड़ दें अपने आप को। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। रिलैक्स एंड लेट गो। सरेंडर। गहरी और गहरी
Deeper and deeper. Go within in meditation. सांसों पर अगर ध्यान आपका है, शून्यता आ गई है, तो आपके सिर में कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है। पहले ऊर्जा आपके सिर में आती है, फिर वो आपके स्पाइन से होते हुए लंग्स में जाती है। अगर लंग्स में पर्याप्त ऊर्जा आ जाए तो आपकी हीलिंग हो जाती है। ध्यान सहज है, सरल है, आसान है। सांसों पर ध्यान, सांसों की प्राण ऊर्जा पर ध्यान। ऊर्जा ही ऊर्जा आपके फेफड़े में, लंग्स में, आपके हृदय में। हम ऊर्जा से बने हैं। मोर देन बॉडी, वी आर एनर्जी बीइंग्स। अपने ऊर्जा स्वरूप को, ऊर्जा शरीर के बारे में समझें और ऊर्जा के तल पर जीवन जीना सीखें। अस्थमा को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। सांसों पर का ये ध्यान सीखने के लिए है। इस ध्यान का अभ्यास आपको अपनी उम्र के हिसाब से, जितनी उम्र है उतने मिनट, सुबह और शाम या दिन में 24 घंटे में कभी भी 2 बार करना है।
आपके भीतर ढेर सारी ऊर्जा उतर रही है, महसूस करें। अलाउ divine energy to fill your lung, to fill your body. अपने भीतर दिव्य ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को आने दें, समाने दें। ऊर्जा के आने से स्वतः हीलिंग हो जाती है। सांसों को महसूस करते हुए दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को भी महसूस करें। दोनों आंखों के पीछे का एरिया, उसके पीछे का आकाश तत्व, थर्ड आई स्पेस को महसूस करें। थर्ड आई स्पेस में अटेंशन रखते हुए अपने भीतर एक प्रोग्रामिंग करें। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूँ। हमें ध्यान के प्रति सिंसियरिटी बढ़ाने की जरूरत है। हीलिंग इज बाय प्रोडक्ट, हीलिंग इज स्पॉन्टेनियस। अगर हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी है तो दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को महसूस करते हुए खुद से कहें, मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठती हूँ या बैठता हूँ। फिलहाल ध्यान से अब हम बाहर आएंगे। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। कंधों को, हाथों को फील करें। अपने चेस्ट को, बैक ऑफ द चेस्ट को फील करें। अपर बैक रीजन को फील करें। पैरों की उंगलियों को फील करें। हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और धीरे से अपने हाथों को आंखों पर रख लें। मुस्कुराते हुए, थोड़ा गहरी सांस लेते हुए, चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे बाहर आ जाएं। ध्यान का ये छोटा सा अभ्यास समझने के लिए, सीखने के लिए था। हमारे पीएमसी हिंदी पर ध्यान के कई सारे कार्यक्रम आ रहे हैं। आप उनको देखकर उनके साथ या खुद से आप ध्यान में बैठ सकते हैं। दिन में 2 बार ध्यान में जरूर बैठना है और एक बार में जितनी उम्र है उतने मिनट। हमारे पीएमसी हिंदी पर आपको बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक के ट्रैक मिल जाएंगे। किसी भी मेडिटेशन म्यूजिक के साथ आप बैठते हैं तो ध्यान बहुत ईजिली लगता है। अपने मन से ये कंसेप्ट निकाल दें कि ध्यान मुश्किल है। अपने मन से ये कंसेप्ट निकाल दें कि अस्थमा ठीक नहीं हो सकता। हर एक बीमारी ठीक हो सकती है, बशर्ते आप ठीक से ध्यान को और अध्यात्म को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। समझिए कि कैसे इलाज है, क्या क्या करना है। तो जो भी है उसमें सबसे मुख्य ध्यान है। ध्यान में जब हम शून्य अवस्था में चले जाते हैं, जिसको ब्रेन साइंस के लैंग्वेज में डेल्टा कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हमारे ब्रेन की 5 अवस्थाएं होती है: थीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा।
जब हम सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं हम अल्फा में चले जाते हैं, अल्फा से थीटा में जाते हैं। असली बात है डेल्टा की, जब हम शून्य हो जाते हैं, जब आपके मन में कोई हलचल नहीं होती है, वो डेल्टा कॉन्शसनेस है। असली हीलिंग, मेन हीलिंग डेल्टा में होती है। जितना आप डेल्टा में जाएंगे, यानी कि जितना आप शून्य में जाएंगे, हीलिंग तो यूं हो जाएगी। और डेल्टा से भी गहरे है एक गामा। गामा में हमें अपने भीतर से प्रेम को सबको देना होता है। हमें अपने जीवन में देने का भाव बढ़ाना चाहिए। जो 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, मनोमय के बाद आता है विज्ञानमय। उस पर थोड़ी कम बात मैंने अभी तक की है। जितना हम अपने भीतर देने की भावना को बढ़ाएंगे, हमारा विज्ञानमय कोश उतना अच्छा हो जाएगा। तो अपने जीवन में थोड़ा हेल्पिंग नेचर, थोड़ा लविंग नेचर, थोड़ा कंपैशन, काइंडनेस थोड़ा बढ़ाना है। वो हमें गामा में पहुंचा देता है। ध्यान में आंख बंद करने के बाद जितना आप डेल्टा और गामा में हैं, उतनी फास्ट, उतनी डीप, उतनी क्विक हीलिंग होगी। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब बहुत फास्ट तरीका बताइए, अच्छा तरीका बताइए, एकदम फास्ट से फास्ट। तो फास्ट से फास्ट है डेल्टा एंड गामा, शून्य अवस्था, दिव्य प्रेम की अवस्था, देने की अवस्था। ये हम इसको अपनाएं। रेगुलर करने से धीरे धीरे इसमें स्किल बढ़ता है, परफेक्शन आता है। रोज करते जाएंगे तो आपके लिए धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। और मैंने आज आपको अस्थमा मुद्रा बताई। आप ऐसे अस्थमा मुद्रा में आप कभी भी बैठ सकते हैं, कभी भी, जिस समय भी आपका दोनों हाथ फ्री हो, आप अपने दोनों हाथों को मिडिल फिंगर को फोल्ड करके आप ऐसे बैठ सकते हैं। नेक रीजन और ये लंग रीजन जब दबता है, आपस में टच में होता है, तो आपके लंग रीजन में प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। प्राण ऊर्जा बढ़ाना है। प्राण ऊर्जा के पीछे है मनोमय कोश। तो हमें अपने मन पे भी काम करना है। मन पर क्या करना है? सबसे पहले तो हम अपने मन से ये कंसेप्ट निकाल दें कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, यानी कि इसकी दवा बंद नहीं हो सकती। दुनिया में लाइलाज बीमारी चीज नाम की कोई चीज है ही नहीं। डॉक्टर बर्नी सीगल की किताब पढ़ें, द आर्ट ऑफ हीलिंग। येल यूनिवर्सिटी में वो सर्जन हुए, सर्जरी के प्रोफेसर हुए। उन्होंने भी कहा दुनिया में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन लाइलाज लोग हैं। क्या मतलब है इसका? जो सुनने को, समझने को और जो नई बातें पता चल रही हैं उसको करने को तैयार नहीं है, उनके लिए तो लाइलाज ही रहेगी बीमारी। अस्थमा के लिए जिंदगी भर आपको लेना ही पड़ेगा साल्ब्यूटल मॉल का पफ। आपको थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा खुद को। जो बदलने को तैयार है उनके लिए लाइलाज बीमारी नहीं है। तो मन, तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये एक पॉसिबिलिटी, एक उम्मीद की किरण अपने लिए बना के रखें कि हीलिंग हो सकती है, मैं खुद को हील कर सकता हूं। उम्मीद से बहुत बड़ी बात होती है। अपने मन में इस बदलाव को करने के बाद एक बदलाव ये भी करना है कि बहुत लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, ये तो मेरे पिता को भी था, मेरे ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को था, तो होगा ही। ये जेनेटिक का कंसेप्ट जो है ये बहुत लिमिटेड है। मेन है एपिजेनेटिक्स, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है, आप अपने मन में कैसा सोचते हैं, जैसा मन में सोचते हैं, जैसा इन्वायरमेंट है, वैसा जीन का रेगुलेशन होता है। पीएमसी हिंदी पर ही बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम की एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं ब्रूस लिप्टन। उनकी किताब पर स्वाध्याय मेरा है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पर। स्टेम सेल्स पर उन्होंने बहुत रिसर्च किए और उन्होंने पाया कि जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं वो निर्भर करता है इन्वायरमेंट पे। सिर्फ जीन के रहने से नहीं बात हो, कुछ नहीं होता। तो भले हेरिडिटरी डिजीज हो, लेकिन उसको तो भी उसको ठीक किया जा सकता है। आपको एपिजेनेटिक्स को समझना है, सीखना है, जीवन में अपनाना है, अपने माइंड को चेंज करना है।
हेरिडिटी डिजीज है तो भी उसका इलाज हो सकता है। पॉसिबिलिटीज के प्रति ओपन होते हुए अब हम आते हैं इसके एग्जैक्ट साइकोसोमेटिक रीजन पे। लुई है की किताब यू कैन हील योर लाइफ अगर आपने देखी हो, सुनी हो, उस पर भी स्वाध्याय मेरा उपलब्ध है पीएमसी हिंदी पर, उससे सुनिएगा। हर बीमारी के मानसिक कारण है, मन से बीमारी शुरू होती है, साइकोसोमेटिसिटी। तो यहां पर मानसिक कारण क्या है अस्थमा का? देखिए, अस्थमा में वैसे तो बायोलॉजिकल रीजन है कि जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं एलर्जी की वजह से, बाहर में किसी एलर्जेन है। लेकिन ये एलर्जी क्यों हुई, यहां पर बात ये समझनी है कि मन के लेवल पर हम अपने इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल नहीं है। हम कहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, चीजें ऐसी होनी चाहिए तब मैं ठीक रहूंगा। अरे प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार थोड़ा बदलना सीखिए, थोड़ा ढलना सीखिए, थोड़ा अपना जिद्दीपन का बिहेवियर थोड़ा कम करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल बने, थोड़ा अडेप्टेबल बने, थोड़ा एक्सेप्टेबल बने। अगर हम जीवन को स्वीकार करते हैं, जीवन को कंफर्टेबल में रहते हैं, तो अस्थमा नहीं होगा। यहां पर एक बात आपको यह समझनी है जो भगवत गीता में भी आती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो डिवाइन यूनिवर्स में ये अच्छाईपन की बातें बताई गई हैं, कही गई हैं। ये जो जीवन है हमारा ना, ये सिर्फ जो हम दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है, इसके पहले और बाद का भी जीवन है जो अभी हमारे लिए अव्यक्त है, नहीं दिख रहा। अगर हम देखना सीख लें बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ को, जो हमारा भी ये जीवन है, जन्म से पहले और सो कॉल मृत्यु के बाद की लाइफ को, जन्म कई जन्मों के यात्रा को, तो रियलाइज होगा कि जो भी हमारे लिए लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, डिफिकल्ट इन्वायरमेंट होता है, वह भी वास्तव में हमें कुछ मजबूत बनाता है। लेकिन जब हम इस भाव में होते हैं कि मेरी जिंदगी तो ठीक नहीं है, भगवान मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा, लाइफ में इतनी परेशानी है कि मैं सांस भी नहीं ले सकती, सांस लेने की भी दिक्कत है, बेसिकली वो अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में वो कंफर्टेबल नहीं है, उसका दम घुट रहा है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसमें अपने आप को विक्टिम कॉन्शियसनेस बनाना, वो बात ठीक नहीं है। जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देयर मस्ट बी सम हायर गुड, कुछ ना कुछ तो मुझे इससे सीखना है, कुछ ना कुछ मेरा इससे भला होने वाला है, ये एटीट्यूड अपने जीवन में लाना है। अगर हम इसको लाने में सफल हुए तो सेम एनवायरनमेंट में हम उसमें थ्राइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप भी सोचिए, क्या आप कभी जीवन में ऐसा होता है कि नहीं, एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, दो अलग अलग पर्सन सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग ओके व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है, वो कमर बांध के खड़े हो जाते हैं कि अब इस सिचुएशन में, सिचुएशन हम मेरे फेवर में नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है, अब इसमें क्या करना है। तो जो कमर बांध के खड़े हो जाते हैं अपने आप को, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू नाउ, उनके भीतर बीमारी नहीं आती या कम आती है। और जो थोड़ा हिम्मत खो देते हैं, मेरी तो किस्मत ठीक नहीं है, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, क्या जिंदगी है, तो फिर उनके जीवन में अस्थमा आएगा या कोई दूसरी बीमारी आएगी। हम अच्छे कर्म करें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, लाइफ अच्छे रहे, वो एक आइडियल सिचुएशन है, सबके जीवन में अच्छा हो, ये हमारी प्रार्थना हो, वह ठीक है। लेकिन जब तक नहीं है
तो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को कमजोर नहीं करना, ये एक बहुत जरूरी बात है। अस्थमा में हमें ये सीखना है, अपने आप को कमजोर ना बनाएं। ध्यान को साधते हुए आपको कभी ना कभी बोध होगा अपनी अनंतता का। अनंतता मतलब आपको शरीर से इंडिपेंडेंट, आपको अपने वास्टनेस का फील होगा। अगर कभी ऐसा फील हो जाए तो उसकी याद बनाए रखिए, हमेशा आंख बंद करके उसको याद करते रहे, मैं तो अनंत हूं, मैं तो दिव्य हूं। जो अनंत है, जो दिव्य है, उसको कौन सी परेशानी परेशान कर सकती है? जीवन की कौन सी समस्या तनाव में ला सकती है? नहीं ला सकती। तो अगर हम इस तरह से अपने आप को ढालें, बनाएं, तो आपका अस्थमा ठीक होने लग जाएगा। बहुत लोगों को यह बात समझनी थोड़ी मुश्किल लग सकती है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोल दिया कि अस्थमा है तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, वो ठीक हो सकती है। हाँ, अगर आपने अपने माइंड को बदल लिया ना तो ठीक हो सकती है। इस तरह से सोचना आप शुरू करें। भगवत गीता का सार जो है वो अपने घर में कहीं पर लिख कर लगा लें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अगर आपका अच्छाई पर फोकस है ना, पॉजिटिव फोकस है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन अगर हम रोते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, तो जो हम सोचते हैं वही हमें लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत लोगों ने सीक्रेट देखा होगा, सुना होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल में सब लोग नहीं कर पाते। वो करना सीखना है, अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है। मैं दिव्य हूं, मैं अनंत हूं, इस भाव में जीना है। ये मन पर काम है, मनोमय कोश पर काम है। अस्थमा में मेन काम उसी पर है। मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताऊंगा। अस्थमा मुद्रा मैंने बताई है, इसको आपको 20 मिनट करना है सुबह शाम। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैं आपको बताता हूं कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट में क्या करें। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बात हमारे समझनी है LU5, लंग 5, जो हमारे भीतर प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के भीतर चक्र है, नाड़ी है, हम उस पर काम करते हैं। यहां पर नाड़ियों पर काम करने के अलावा एक पॉइंट और हम समझ लें, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट है। हमारा दिल और दिमाग एक जैसा, एक दिशा में काम करे। बहुत बार ऐसा होता है आपका दिल कुछ और कह रहा होता है, लेकिन आप हिसाब किताब लगाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, आप वो करते हैं और आपका लाइफ बिगड़ जाता है। हमेशा अपने दिल की सुनना सीखिए, दिल की करना सीखिए, अपने दिमाग को दिल से जोड़ कर रखिए। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। ध्यान से हमारी अंतरात्मा की आवाज अधिक स्पष्ट होते जाती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज जितनी आप सुनेंगे, हीलिंग आपकी उतनी अच्छी होगी। अस्थमा में और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को समझना और फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम थोड़ा देख लें। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे शरीर में है LU5। ये TCM एनर्जी मेडिसिन के अंदर आता है। LU5 में जो LU है वो लंग है और 5 नंबर मतलब 5वां एक्यूप्रेशर पॉइंट। लंग मेरिडियन में 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हमें एक एक्यूप्रेशर पॉइंट हम समझ लें, उस पर ठीक से काम कर लें तो उसी से हमारा ठीक हो सकता है। जिनको इंटरेस्ट हो वो ज्यादा भी सीख सकते हैं। ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे हाथ में
कलाई पर है, आप अपने हाथ को सीधा करें और कलाई पर, एल्बो जहां पर आपका हाथ मुड़ता है उस जगह पे, और कभी कभी कलाई से आधा इंच आगे हो सकता है ये पॉइंट, और ये अंगूठे की लाइन में है। अगर अंगूठे की लाइन को थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो वहां पर जहां पे एल्बो आएगा, कोहनी, वहां पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको आप अगर पाल्पेट करेंगे, मसाज करेंगे, तो आपको यहां पर दर्द मिल सकता है। बहुत लोगों को यहां पर दर्द मिलेगा, ये पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव होता है। आप इसको अंगूठे से दबा सकते हैं या अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों पॉइंट से दबा सकते हैं। जिससे भी आपको दबाने में आसानी हो, सहूलियत हो, वैसा कर सकते हैं। दबाने पर अगर आपको दर्द मिल जाता है तो पॉइंट कंफर्म हो गया, अच्छी बात है। दर्द नहीं मिले तो भी आपको दबाना चाहिए, वैसे दर्द मिलेगा। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में है, चाहे आपको एक तरफ दर्द हो, आपको दोनों हाथों में करना है। हमारे पास 2 लंग्स है और दोनों लंग की नाड़ियां आपस में जुड़ी हुई है। आपको इसे दोनों हाथ में एक बार में 2 से 3 मिनट के लिए दबाना है। आराम से आप पॉइंट को समझ लीजिए, फिर आप इसको अपने हिसाब से दबाते रहिए। इस पॉइंट में देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि अगर पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा। तो ये ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा फायदा थोड़ा सा कम होगा, कोई नुकसान तो नहीं है। वैसे ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट एक स्टैंडर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर आप गूगल पे जाकर, इकोसिया पर जाकर अगर आप LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट टाइप करते हैं तो आपको ये फोटो फिर से दिख जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट में दबाने में कोई मिस्टेक तो है नहीं। और यहां पर हमें मसाज करना है, यानी कि टोन करना है। एक्यूप्रेशर में 2 बातें आपको बताई गई हैं, टोनिफिकेशन एंड सेडेशन। ज्यादातर जगह पर टोनिफिकेशन आता है, यानी कि मसाज करना। तो मसाज हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट आप करें वो टोनिफिकेशन ही होगा, मसाज ही होगा। आपको दोनों हाथों में ये पॉइंट एक बार में 2 से 3 मिनट, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। देखिए, अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसको मेडिकल वाले ठीक नहीं कर पाते, और यहाँ पे हम ठीक करने के लिए की बात कह रहे हैं, तो आपको सिंसियरिटी तो पूरी रखनी पड़ेगी। तो आपको 5 बार तो करना ही है, ज्यादा भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो हमने अस्थमा में क्या होता है, हम सांस नहीं ले पाते। तो सांस क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम जीवन में कंफर्टेबल नहीं रहते। जो लोग हैं या जो परिस्थितियां हैं उसमें हम कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आपको ये भाव लाना है अपने जीवन में कि मैं दिव्य हूं, मैं अनंत हूं, मैं सकारात्मक हूं, मेरे जीवन में अच्छे लोग हैं, अच्छी परिस्थितियां हैं, अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थिति के बीच में मैं सुरक्षित हूं। तो अपना LU5 पॉइंट को पकड़िए। अफर्मेशन करने का आइडियल तरीका है आंखें बंद करके करना। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करने के बाद हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। अल्फा फेज में अफर्मेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अपने LU5 पॉइंट को आप पकड़ें और आंखों को बंद करके अफर्मेशन करें। मैं दिव्य हूं, मैं अनंत हूं, मैं अच्छे लोगों के बीच में हूं, मेरे लाइफ में सभी लोग अच्छे हैं, मेरी लाइफ में सभी लोग दिव्य हैं, अच्छे लोगों के बीच में मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा जीवन अच्छा है, ऑल इज वेल, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मैं दिव्य हूं। अपनी दिव्यता का, अपनी अनंतता का बोध करें। मतलब अगर मेडिटेशन में अगर आपको अपनी दिव्यता का एहसास थोड़ा बहुत हुआ है तो उसको फील करें। अफर्मेशन के साथ जितना फीलिंग जोड़ेंगे ना, वो अफर्मेशन उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा।
अपने पॉइंट, अपने एक हाथ से LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप पकड़ें, उसे मसाज करें। अगर आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में कोई हेल्पफुल लोग हैं तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, दूसरों से भी थोड़ा बहुत करवा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा पॉइंट है कि आप खुद से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं सुरक्षित हूं, मेरे आसपास के सभी लोग दिव्य हैं, मेरे जिंदगी में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के बीच में मैं सुरक्षित हूं। ऑल इज वेल, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज परफेक्ट, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज परफेक्ट, आई लव माई लाइफ, आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, मेरी जिंदगी खूबसूरत है, मेरी जिंदगी अच्छी है। एक्यूप्रेशर आंख बंद करके अफर्मेशन करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद किए रहें और जो आपने बोला है उसे फील करें। जब भी आपको थोड़ा बाहर आने का दिल करे, आंखें खोल करके आप धीरे से बाहर आ जाएं। अस्थमा हम ठीक कर सकते हैं, बस आपको जरूरत है तो इन बातों को जीवन में समझने की और अपनाने की। अस्थमा के साथ साथ हम कुछ दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी समझ लेते हैं। विंटर का समय है, विंटर में बहुत लोगों को कोल्ड हो जाता है। तो यहां पर बात हम समझें कि गर्मी, अग्नि का जो हमारे शरीर में चक्र है वो है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। अगर सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो, डायनेमिक हो, तो यह समस्या, कोल्ड की समस्या नहीं आती। तो हम एक्टिव करें। हम ध्यान के अंत में, देखिए ध्यान तो आपको सांसों पर ही देना है। जब आपका ध्यान समाप्त हो चुका हो, जब आंखें खोल चुके हो, उसके बाद आप बाद में थोड़ी देर के लिए अपने मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो जो चक्र है वो 3 डायमेंशन में आपको देखना है, वो सरफेस पे तो नहीं है। हम अगर अपने शरीर को 3 डायमेंशन में देखें तो सेंटर जो होगा, जो कि स्पाइन के पास होगा, स्पाइन के आगे होगा, उस लेवल पर है। तो आपको 3 डायमेंशन में अपने शरीर में नाभि से ऊपर, स्पाइन के आगे, उस एरिया में आपको पीले रंग का सोलर प्लेक्सस अग्नि चक्र देखना है। वहां पर आप जलती हुई आग, जब आग जलती है तो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, वो अग्नि चक्र है। तो आप जलती हुई आग की भी वहां पर कल्पना कर सकते हैं। आप सूरज से भी प्राण ऊर्जा का आवाहन कर सकते हैं। अगर सनलाइट में बैठते हैं तो सनलाइट में बैठकर, या अपने कमरे में ही बैठे बैठे आप सूरज से बातें करें। जब कभी आप सूरज में बैठे हो, उस मोमेंट को याद करते हुए सूरज से बातें करें और सूरज से प्रार्थना करें कि मेरे मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्सस को अग्नि दो। हे सूर्य देवता, मेरे मणिपुर चक्र को प्राणवान बनाएं। भाव करें कि सूर्य से अग्नि प्राण ऊर्जा, अग्नि प्राण ऊर्जा आ रही है और आपके मणिपुर चक्र में अग्नि बह रही है। फायर, वहां पर आग
लग गई है, आग जली हुई है। जितना आप सूर्य पर फोकस्ड हैं उतना वो आग तेज होते जा रही है। आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो रहा है, मणिपुर चक्र, अग्नि चक्र डायनेमिक हो रहा है। चक्र गोल गोल घूमता है, आपका अग्नि चक्र गोल गोल घूम रहा है, नाच रहा है, ऐसा भाव करें। विजुअलाइजेशन, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र पर अग्नि का विजुअलाइजेशन। जो मणिपुर चक्र घूम रहा है तो जैसे दिवाली में वो घूमने वाला पटाखा छोड़ते हैं तो अग्नि जो है वो चारों तरफ फैलती है, वैसा भाव करें कि अग्नि आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ते जा रही है। यद भावम तद भवति, जैसा हम भाव करते हैं वैसा होने लगता है। शांत चित्त होकर प्राण ऊर्जा पर आप जैसा भाव करेंगे आपकी प्राण ऊर्जा उस तरह की हो जाएगी। आपकी ऊर्जा आपके हाथ में है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, जैसा प्राण चाहते हैं, आप वैसा पा सकते हैं। अपने हेल्थ को घर बैठे आप अच्छा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मणिपुर चक्र पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट। सूर्य देवता को धन्यवाद दे प्राण ऊर्जा देने के लिए। थैंक यू डियर सन। धीरे धीरे अब हम बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रख ले और मुस्कुराते हुए, प्रणाम करते हुए, दिव्यता को, सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए बाहर आ जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी लाभदायक है। ध्यान, अस्थमा प्राण मुद्रा, मणिपुर चक्र पर प्राण का आवाहन, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्रोग्रामिंग, इन सभी का उपयोग करें। आपका अस्थमा हील हो जाएगा। नियम से आप करें 3 महीने से 6 महीने, और उसके बाद PMC हिंदी पर हमें फीडबैक दें। हम ढेर सारे टेस्टिमोनियल पैदा कर सकते हैं कि अस्थमा हील होता है प्राकृतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से। PMC हिंदी पर आपने डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे शुक्रवार को आपके प्रश्नों के साथ। आप अपने प्रश्न हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।